सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माई एग्ज़ाम। आई एम डॉक्टर विपिन एंड आज हम दोबारा से आगे अपना शेड्यूल जो पॉलिटी का क्वेश्चन है हम वही आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है डेट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज़ कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज़ कास्टिंग वोट, ऑप्शन बी इज़ अ साउंड वोट, ऑप्शन सी इज़ अ डायरेक्ट वोट एंड ऑप्शन डी इज़ अ इनडायरेक्ट वोट। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीकर है वो नॉर्मली वोट नहीं करते। स्पीकर हमेशा वोट करते हैं जब आपकी दोनों जगह पे ऊपर लाइक जैसे फॉर एग्जांपल 200 लोग आए हुए हैं, 200 लोग में से 100 लोग यस कह रहे हैं, 100 लोग नो कह रहे हैं। अगर वोटिंग टाई हो जाती है, इक्वल वोट्स हो जाती हैं, तब जाके स्पीकर वोट करते हैं और उनकी वोट को क्या कहते हैं हम, कास्टिंग वोट। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, राइट आंसर, कास्टिंग वोट इज द आंसर। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन ए इज़ अ 500, ऑप्शन बी इज़ अ 525, ऑप्शन सी इज़ अ 550 एंड ऑप्शन डी इज़ अ 552। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है डेट इज़ अ 552, जिसमें से 550 जो हम हमारे होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और जो दो होते हैं हमारे दो डेट इज़ अ नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, दे आर एंग्लो इंडियंस। क्लियर? सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनता है डेट इज़ द डी, 552 इज़ द राइट आंसर। क्लियर? Next is the union budget is always presented first in first A Lok Sabha, B is a Rajya Sabha, C is a joint session of the parliament and option D is a state assemblies। सीधी सी बात है, यूनियन के ऊपर बात हो रही है, सेंटर के ऊपर बात हो रही है, तो डेट इज़ द सेंटर, किसी भी सेंटर के हाउस में होगे डेट इज़ द लोकसभा और राज्यसभा। और एक चीज़ याद रखना, जितना भी हमारे पैसे के रिगार्डिंग बात होती है, जो भी बिल होता है, मनी बिल, फाइनेंस बिल, हमेशा पहली बार आपके लोकसभा में आता है और यूनियन बजट भी आपका कहाँ पे आएगा, लोकसभा में। सो इसका आंसर ए होगा, डेट इज़ अ लोकसभा। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन काउंसिल इज collectively responsible to। first option is president, option B is prime minister, option C is राज्य सभा, option D is लोकसभा। पहली बात तो हमने पहले डिस्कस किया था इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। इंडिविजुअली अगर रिस्पॉन्सिबल होंगे तो वो आपके प्रेसिडेंट के होंगे, यानी कि प्रेसिडेंट सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी मिनिस्टर से। लेकिन अगर वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल की बात करते हैं तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल वो लोकसभा के लिए होते हैं, हाउस ऑफ पीपल के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने उनको इलेक्ट किया होता है। सो दैट इज अ लोकसभा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर कैंडिडेट टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मिनिमम हमारी लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एज क्या है। ऑप्शन ए इज 18 ईयर, ऑप्शन बी इज 21 ईयर्स, ऑप्शन सी इज 25 ईयर्स, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। सो हमें लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज हमें 25 चाहिए और राज्यसभा का मिनिमम एज, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए हमें मिनिमम एज 30 चाहिए होती है। क्लियर? सो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस, अप टू विच ईयर डज दिस रिमेन इंटैक्ट। पहली बात तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो लोकसभा के इलेक्शन जो सीट्स है हमारी वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी बेस्ड है। ये जो है कब तक इंटैक्ट रहेंगी? ऑप्शन ए इज़ द 2011, ऑप्शन बी इज़ द 2021, ऑप्शन सी इज़ द 2026 एंड ऑप्शन डी इज़ द 2031। पहली बात तो जो हमारी एक अमेंडमेंट हुई थी 84th अमेंडमेंट, 84th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमारा बात हुई थी कि जितने भी 1971 के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, हमारी सीट्स एलोकेट हो रखी हैं, वो हमारे 2026 तक जो है फ्रीज हो चुकी हैं। दैट मीन्स सी इज़ द राइट आंसर, 2026। क्लियर? द नेक्स्ट इज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज। ऑप्शन ए इज़ द विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी इज़ द सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी इज़ द तर्केश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी इज़ द मीरा कुमार। पहली बात तो जो मीरा कुमार हैं हमारे फर्स्ट फीमेल लोक स्पीकर हैं, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज़ मीरा कुमार। पहली बात जो है हमारे स्पीकर ऑफ पहली लोकसभा के स्पीकर जो हमारे बने थे डैट इज़ जीवी मावलंकर और फर्स्ट फीमेल थी हमारी मीरा कुमार। Clear? Which of the following constitutional amendments are related to raising the number of Lok Sabha to be the elected from the state? Option A is the 6th and 22, option B is the 13th and 38, option C is the 7th and 31st, option D is the 11th and 42.
जो हमारी लोकसभा की सीट्स हैं अभी हमने डिस्कस किया है 552 हैं, बट अदरवाइज अगर नॉर्मल स्ट्रेंथ देखी जाए दैट इज़ अ 545। क्लियर, वो 545 जो है वो हमारी 31st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुई थी, और इससे पहले जो हमारी चेंज हुई थी दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ अ सी इज़ अ राइट आंसर, 7th एंड 31st। क्लियर, and the next question is a money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by upper house within। सीधी सी बात है, पहले तो मनी बिल के ऊपर बात हो रही है, हम बात कर रहे थे जितने भी पैसे के रिलेटेड चीज़ें आएंगी वो लोकसभा में आएंगी, और मनी बिल जो है हमारा 14 दिन के अंदर अंदर पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज करो कि राज्यसभा 14 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लेती या राज्यसभा के पास बिल पड़ा रहता है तो वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो डैट मीन्स जो मनी बिल की जो वैलिडिटी है, मनी बिल जो हमारा कितने दिनों में पास हो जाना चाहिए, डेट इज़ द 14 डेज। सो आंसर बी इज़ द राइट आंसर, 14 डेज। Clear. Next question is the bill of which of the following categories can be initiated only in Lok Sabha? Option A is a ordinary bill, option B is a private member bill, option C is a मनी बिल, ऑप्शन डी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पहली बात अभी अगेन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जितने भी हमारे पैसे के रिगार्डिंग बात होती है वो लोकसभा में बिल आते हैं। सो ये यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा सी, डेट इज़ अ मनी बिल। मनी बिल ऑलवेज इनिशिएटेड इन द लोकसभा फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 0R? For option A is when the proposal of the opposition are raised. Option B is when matters of utmost importance are raised. Option C is interval between the morning and afternoon session. Option D is when a money bill is introduced in Lok Sabha. 0R का मतलब क्या है कि ये जो है हमारा क्वेश्चन आर के बाद 0R होता है। इस चीज़ में अगर सपोज करो कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जो भी चीज़ आती है वो 0R में इशू रेज कर सकते हैं हम। That means option B is the right answer when the matters of utmost importance bill are the matters of utmost importance are raised. Clear. And the next question is a money bill in the Indian Parliament can be introduced only with the recommendation of। Again हमें अभी डिस्कस किया था मनी बिल। मनी बिल जो है हमेशा लोकसभा में आता है, तो इसमें से किसकी परमिशन लेनी ज़रूरी होती है पहला बिल लेके आने के लिए? ऑप्शन ए इज़ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी इज़ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सो जो मनी बिल है लोकसभा में आएगा, लेकिन स्पीकर जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी होती है। एक ध्यान रखना चीज़, बिल और मनी बिल दोनों में फ़र्क क्या है? मनी बिल इज़ द व्हेन द स्पीकर साइंस ओवर ए बिल दैट इज़ कॉल्ड मनी बिल। ऐसा बिल जिसके ऊपर स्पीकर साइन कर दे वो हमारा मनी बिल बन जाता है। क्लियर। तो हमें मनी बिल को लेके आने के लिए पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ द ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट इज़ द पार्लियामेंट्री कमेटी विच स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़। Option A is the estimate committee, option B is the select committee, option C is the public account committee, option D is the none of these। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऑडिट करते हैं, वो अपनी रिपोर्ट देते हैं वो अपनी रिपोर्ट देते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी को, दैट इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। सो दैट मीन्स जो है ये अपनी रिपोर्ट देते हैं, किसको देंगे? पब्लिक अकाउंट कमेटी को। इसका मतलब क्या है? जितने भी हमारे घोटाले होते हैं, जितने भी हमारे स्कैम्स होते हैं, वो कौन निकालता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। और उसकी रिपोर्ट तैयार कौन करता है? कैग। क्लियर। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। The next question is which of the following is the largest committee of the parliament? Option A is the public account committee, option B is the estimate committee, option C is the committee on public undertaking, option D is the committee on petition। Clear। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उन्होंने पूछा है पार्लियामेंट की लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है, दैट इज द एस्टिमेट कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी। इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 30, और 30 के 30 ही ये हमारे लोकसभा से होते हैं। और ये करते क्या है? एस्टिमेट। किस चीज़ का एस्टिमेट लगाएंगे? मनी का एस्टिमेट लगाएंगे, बजट का एस्टिमेट लगाएंगे। क्लियर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स? पहली बात तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? अगर कोई लॉ बना हो, ठीक है, उसको दोबारा से रिव्यू करना हो तो ये इसे वर्ड यूज़ किया जाता है जुडिशियल रिव्यू। क्लियर। सो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ अ रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, दिस इज नॉट द राइट रिव्यू। सेकंड ऑप्शन इज रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी इन द कंट्री, दिस इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ, this is the right answer। option D is the undertake periodic review of the constitution, this is not the right। so option C is the right answer, that means examine the constitutional validity of the law। clear।
जो लॉ होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमें जुडिशियल रिव्यू किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग हम अपना लॉ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर। So the next question is how many types of writs can be issued by Supreme Court? Option A is a 2, option B is a 3, option C is a 5, option D is a 6। पहली बात तो रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट जो इशू करता है वो कौन से आर्टिकल के दौरान करता है? आर्टिकल 32, डेट इज़ द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रेमेडीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जितने भी हमारे रिट्स होती हैं यहाँ पे हम इशू करते हैं फॉर द फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। क्लियर। तो जितनी भी हमारी फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स इशू होती हैं, दैट इज़ द 5 रिट्स। तो उसमें कौन कौन सी रिट्स आती हैं? हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडामस, क्यू वारंटो, सैलिटरी। क्लियर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज द 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया enjoys. First option is the original jurisdiction, option B is the advisory jurisdiction, option C is the appellate and advisory jurisdiction, option D is the original appellate and advisory jurisdiction। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किस पावर को इंजॉय करता है, दैट इज़ द डी, ओरिजिनल एपिलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब क्या होता है? ओरिजिनल वर्ड का मतलब क्या है कि उसका मेन काम क्या है? मेन काम क्या है? उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना और जितने भी हमारे स्टेट और यूनियन स्टेट के जितने भी झगड़े हैं उसको प्रोटेक्ट करना, उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना। क्लियर। एंड एपिलेट का मतलब क्या होता है कि एपिलेट का मतलब क्या है? दिस इज़ अ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अगर आप हाई कोर्ट से कोई फैसला से आप नाखुश हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइक जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो किसको एडवाइस दे सकती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर। एंड जो ये एडवाइस देते हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है या नहीं होती? दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। So the next question is who of the following Chief Justice of India acted as the President of India? Clear. Option A is Justice M. Hidayatullah, option B is Justice P.N. Bhagwati, option C is Justice Meher Chand Mahajan, option D is Justice B.L. Mukherjee। हमारे जो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं, दैट इज़ एक्टिंग जो है हमारे प्रेसिडेंट बने थे, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये जब बने थे 1969 में बने थे। क्लियर। तो हमारे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए इज़ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज़ द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन डी इज़ द सुप्रीम कोर्ट। हमने अपनी वीडियोस में भी डिस्कस किया था हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जुडिशरी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन बनेगा दैट इज़ द डी, सुप्रीम कोर्ट इज़ द राइट आंसर। और कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो देख रेख है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन करता है? अगर उसमें कुछ भी वायलेट हो जाए तो उस चीज़ को कौन देखता है? दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन फर्स्ट इंडिया ओनली, ऑप्शन बी इज यूके ओनली, ऑप्शन सी इज यूएस ओनली, ऑप्शन डी इज इंडिया एंड यूएस। जो जुडिशियल रिव्यू है हमने पहली तो बात ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया? यूएस से। तो इट मीन्स यूएस होगा और इंडिया है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी इज़ द राइट आंसर, इंडिया एंड यूएस। सो फ्रेंड्स आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना। आई होप यू लाइक दीज वीडियोज़ एंड थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।